Hello dear students, this is S.K. Dubey. I am your new teacher of English literature and language. No doubt, right, in 11th standard, language is most of the time comprehensive and you would miss the basic learning like in our previous syllabus was to learn narration, to learn synthesis, transformation and many more things. Especially this time you would find some portions that are related to writing skill, especially like passage writing, essay writing, report writing, letter writing, such things that need your creativity and that needs your confidence and collaboration. Especially we need the vocab, word power. If we don't have word power, we cannot understand what the idea is conveyed by the author. And this is why हमें कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड्स हों उन्हें लर्न करें. देखो, ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम इकट्ठा करते चलेंगे तो इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम, है ना. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हमें आज 10 वर्ड्स मिले याद करने के लिए और हमने उन्हें पोस्टपोन कर दिया, चलो ठीक है कल याद कर लेते हैं, तो याद पता नहीं कल होगा या नहीं होगा, बट डोज बढ़ने वाला है, क्योंकि आज का 10 और कल फिर 10 मिल जाएगा तो 20 हो जाएगा. और अगर हमने कहीं इत्तेफाक हुआ कि हमने कल भी ना याद किया तो आने वाले परसों में हमें तो 3 दिन का डोज है, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू हैंडल ईजली. तो मेरा मानना ये है कि आप डे बाय डे जो भी वोकेब आपको दिए जाएं उन्हें आप याद कर लो. और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको वर्ड पावर भेजी हुई थी आपने उसे लर्न किया होगा, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास वोकेब होना ज़रूरी है. एंड इन योर लिटरेचर पोर्शन यू विल फाइंड us to be learning with prose, poetry, and once again it's a short story that will be supplementary. And in prose and poetry you would have to appear with your explanation portion as well. So poetry and prose, that will be a detailed study, और short story especially जो supplementary है उसमें हमें short and long questions मिलेंगे. From prose writing and prose and poetry, there as well we find some works, especially from poetry we find central idea, and from prose we find some long and short questions. But especially from supplementary जो है वहाँ से हमारे पास short questions ही short और long questions ही मिलेंगे, एक्सप्लेन करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए जो प्रोज और पोइट्री हो उसको आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, और डे बाय डे आप स्टडी करते हैं तो आप मच एंजॉय करते हैं. इन माय प्रीवियस क्लास आई कुड टेल यू हाउ जॉयफुल स्पिरिट यू फील व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश. ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कॉन्फिडेंस को और आपके अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करवाती है. तो इट्स गुड टू बी कंटिन्यू विद दिस वन, एंड इफ़ यू टेक इट प्रोफेशनली, even though you will find that it's going to be a great help for you, whether you're going to be a scientist, you're going to be a doctor, you're going to be an engineer, you're going to be a leader, you're going to be a poet, you're going to be a teacher, anything that you are going to be in your future, you need the help of this language. So it's much better to be enjoying it. And I must tell you, let this relation of learning with this language should be continue, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी गैप करेंगे ना इस भाषा के साथ तो दूरी बन जाती है. आप तो जानते ही हो, जब हम किसी के साथ कांटेक्ट में बने रहते हैं तो फ्रेंडशिप या जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे होते हैं, और समवेयर अगर हम थोड़ी सी भी दूरी बनाते हैं तो अगला बंदा हमसे और साथ दूरी बना लेता. द सेम इज़ हियर विद आवर सब्जेक्ट्स. तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसे लर्न करते रहेंगे. डेली आपको रीड करना है, एंड एज आई टोल्ड very soon it's going to be possible that we will be interacting face to face. It means we will be there in the class. और क्लास में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है, पढ़ाने का भी मज़ा कुछ और होता है. नो डाउट एक अलग स्पिरिट होती है. बट इवन दो व्हेन वी आर लर्निंग थ्रू दीज वीडियोज़ वी हैव टू गिव आवर 100%, बिकॉज आफ्टर ऑल लर्निंग इज़ लर्निंग, है ना. तो पढ़ना होता है, चाहे उसको हम ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं या फिर उसको ऑफलाइन लर्न कर रहे हैं.
बट हमें एक प्रॉपर टाइम पर, एक प्रॉपर समय पर अपनी लर्निंग को एक प्रॉपर शेप देना होगा, एक रेगुलर, इट मीन आई मस्ट से हमारी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है एज अ स्टूडेंट। वी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टू आवर कैरियर एंड टू आवर लर्निंग, क्योंकि कोरोना जैसे पैंडेमिक आकर के हमें कई बार परेशान कर चुकी हैं। लास्ट ईयर भी हम परेशान हुए, इस वर्ष भी हम परेशान हुए। सो नो डाउट द मोस्ट अफेक्टेड पोर्शन ऑफ दिस सोसाइटी इज़ द स्टूडेंट, एंड समवेयर द टीचर्स आर आल्सो अफेक्टेड, बट सबसे जो बुरा असर पड़ रहा है वो स्टूडेंट पर पड़ रहा है। और वो ये है कि वो डेफिनेटली व्हेन वी आर यंग वंस वी डोंट रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो मच एज इट इज़ एक्सपेक्टेड राइट नाउ, बिकॉज हम टीचर हैं, हम देख नहीं सकते कि राकेश ने क्या काम किया या दीपक ने क्या काम किया भी कि नहीं किया, आज के लेसन्स को लर्न किया कि नहीं, डजेंट मैटर। तो हमें तो मालूम नहीं चल रहा है, तो हमारे से ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी हो गई? स्टूडेंट की हो गई। उसे खुद ये रियलाइज़ करना पड़ रहा है कि उसे पढ़ना होगा, उसे अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा, क्योंकि सर ने आज ये पढ़ाया है तो मैं भी आने वाले टाइम में सर इसको देखेंगे, इसको पूछेंगे। आपको अपना नोट्स बनाना है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, आपको सेंट्रल आइडिया नोट करना है, वोकैब नोट करना है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस रहते हैं उसको कंप्लीट करना। मीन्स इफ़ यू गो विद राइटिंग प्रोसेस इट विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, फ्रांसिस बेकन ने कहा था, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। जब हम राइटिंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की खामियां जो होती हैं, गलतियां जो होती हैं, कमियां जो होती हैं या दोष जो होता है वो हमसे दूर होता चला जाता है। तो इट्स मच बेटर टू गो फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप अच्छा महसूस करोगे, और यहाँ पर जो लर्निंग है उसे भी आप एंजॉय करोगे। स्पेशली द वैरायटी ऑफ लेसन्स दैट यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड हियर इन योर कोर्स ऑफ प्रोज पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री, दैट्स अ फैबुलस, दैट्स अ ग्रेट वन। एंड आई थिंक जो फर्स्ट लेसन है that we are going to learn is especially from Indian writer Khushwant Singh, and his actually portrait is there, and that's for his grandmother, the portrait of a lady. The portrait of a lady, authored by Khushwant Singh, Indian writer, no doubt. Exactly, some brilliant minds of India could make a space and could make the world literature feel their presence, and one of them is Khushwant Singh. ये जो इनकी स्टोरी है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, is related to a relationship between a grandmother and a grandson or granddaughter. Grandmother, especially the portrait of lady. ये जो लेडी का जिक्र हो रहा है इस लेसन में वो ग्रैंड मदर है। और पोर्ट्रेट क्या होता है? एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ ड्राइंग, इज काइंड ऑफ स्केच मेड थ्रू वर्ड्स। स्केच होता है जिसको शब्दों से, थ्रू वर्ड्स, ऑथर जो होता है वो बनाने की कोशिश करता है। तो पोर्ट्रेट जो एक पिक्चर, एक तस्वीर प्रेजेंट की गई है एक लेडी की जो ग्रैंड मदर हैं, किसकी? खुशवंत सिंह की। एक्चुअली आई मस्ट से अ ग्रैंड सन, या मैं इसको इंडिकेट करूंगा। तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर और उनके ग्रैंड पेरेंट्स, स्पेशली ग्रैंड मदर के बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है इसमें। और मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड इट, कहीं ना कहीं हम लोग इसको एक्सपीरियंस भी करके चलते हैं। और मोस्ट ब्रिलियंट थिंग अबाउट द ओल्ड जनरेशन, आई मस्ट से, is to
custom themselves with the present situation, है ना। जो ग्रैंडसन की लाइफ स्टाइल है या जो जनरेशन है और जो ग्रैंड मदर की जनरेशन है, इस जनरेशन और ग्रैंडसन के जनरेशन के बीच में आप देख रहे हो 3 पीढ़ियों का डिफरेंस है। ग्रैंड मदर, फिर पेरेंट्स ऑफ दिस ग्रैंडसन और उसके बाद ये। लेकिन ये किस तरह से ग्रेजुअली अपने आप को न्यू जनरेशन के साथ अप टू डेट करती हैं, या मैं कह सकता हूँ कस्टम कर लेती हैं। जैसे हालात मिलते हैं उस हालात में खुद को ढाल लेती हैं। ये एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। और एक लोनलीनेस की लाइफ भी कई बार हमारे इन बुज़ुर्गों को जीने को मिलता है। तो ग्रैंड मदर के ज़रिए एक लोनलीनेस की जो लाइफ है उसे भी इस पोर्ट्रेट में खुशवंत सिंह ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। काफ़ी टचिंग है। एक अपग्रेडिंग को भी दिखाया है, क्योंकि हम सारे लोग समवेयर रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, और किस तरह से रूरल से जब अर्बन में जाते हैं, हम जब देहात से शहर की ओर जाते हैं, तो हम सारे लोग लगभग कोशिश करते हैं कि हम शहर में ही बस जाएं, और हम तो उस गांव के माहौल से नहीं रह पाते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन कितनी बड़ी सोल होती हैं वो जो हमारे लिए अपने गांव को छोड़ करके हमारे साथ शहरों में आ जाते हैं। नो डाउट उनको लोनलीनेस फील करना होगा, क्योंकि उनके बुजुर्गियत में उनको फ्रेंड यहाँ मिलने वाले हैं नहीं, रिलेटिव होंगे नहीं, बच्चों के पास टाइम यहाँ होता नहीं। शहर की ज़िंदगी अलग ज़िंदगी होती है, काफ़ी रफ्तार होती है, तो उन्हें तो अकेलेपन में जीना ही पड़ेगा। बट सेल्फलेस पर्सन्स फाइंड सेल्फलेस टाइम एंड प्लेस। ये जो बिना क्या कहते हैं बिना स्वार्थ वाले जो लोग होते हैं ना, उनको बिना स्वार्थ वाली ज़िंदगी ही अच्छी लगती है। तो आप देखते होंगे बड़े बुजुर्गों की दोस्ती जानवरों से हो जाती है। जब उनसे इंसानों के पास टाइम तो रहता ही नहीं है, तो वो कभी कुत्तों के साथ बैठ के खेलते हैं, बातें करते हैं, कभी चिड़ियों के साथ बैठ के खेलते हैं, बातें करते हैं, कभी गाय के साथ बैठ कर खेल कर बात कर रहे हैं, कभी वो नेचर को ही देख के बात कर रहे हैं। मीन्स दे हैव टू बी कम्युनिकेटिंग विथ समवन। इट्स नॉट ह्यूमन बीइंग, इट्स गोइंग टू बी सम अदर बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द बीइंग दैट हैज़ नो टाइम। एक्सेप्ट दिस बीइंग यू विल फाइंड ऑल अदर बीइंग्स आर लिविंग द सेम लाइफ स्टाइल, है ना। हम उन कुत्तों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको बड़े बड़े घरों में पाल लिया जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल तो भी उन घरों वाले आदमियों जैसे हो जाती है। बट एक्चुअली जो जानवर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं उनको देखो अगर आप, तो एक ही जानवर ने अपने आप को बहुत चेंज किया, वो इंसान है ना, मैन जो है उसने अपने आप को चेंज किया। और इसीलिए कभी कभी ये खुद को तन्हा पाता है, खुद को अकेला पाता है और ख़ुद को परेशान भी पाता है। इट्स हिज ओन लाइफ। और वो मैं मटेरियलिज्म को स्पेशली देख जाता हूँ। बट द ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली, हाउ दे एक्चुअली tried their best to make their young ones feel at home with when they are there around them। ये एक पॉइंट ज़रूर है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर खुशवंत सिंह के साथ। तो इस लेसन में एक्चुअली एक ग्रैंड मदर जो कभी अपने बेटे को, मीन्स इस ग्रैंडसन के फादर को एजुकेट करती है, शहर भेजती है। शहर में एजुकेशन लेने के बाद वो उनका सन खुद शहर में सेटल्ड हो जाता है। जब तक अर्निंग अच्छी नहीं होती है, ही लीव्स हिज ओन सन टू बी लिविंग विद ग्रैंड मदर। और एज यूजुअल अगर आप बुज़ुर्गों के साथ रहिए तो वो पुरानी कहानियाँ, अपने यहाँ के जो आई मस्ट से क्या कहते हैं मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ जो होती हैं, कथाएं जो होती हैं, उनको बताना, और अक्सर भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ करना,
दैट बिकम्स देयर ओन डेली रूटीन। और अक्सर करके बुज़ुर्ग लोग मंदिरों में अपना वक्त गुजारते हैं। ऐसी सारी लाइफ स्टाइल यहाँ पर है, और थ्रू देयर ओन लिविंग स्टाइल दे ट्राई टू मेक देयर ओन यंग वंस अंडरस्टैंड। कई बार होता है ना, आप शब्दों से बोलो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपको सुबह सुबह जगाना है ना, एक हैबिट डेवलप करना है कि चलो भाई अब आप सुबह 4 बजे जग जाओगे। आप उनको शब्दों से बोलते रहो, वो जगने वाले नहीं है। रोज़ आप बोलो कि चलो जग जाओ और खुद सो जाओ, वो भी 2 मिनट बैठेंगे और फिर सो जाएंगे। हम सारे तजुर्बेकार हैं ऐसे हालात से, है ना। आप रोज़ ही कर रहे हो, रोज़ अगला बंदा सो जा रहा है, बट आपने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया। आप खुद ही जग जा रहे हो, 4 बजे बोल रहे हो, आपने जगाया या नहीं भी जगाया, एक दिन वो देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, चौथे दिन से लगेगा अरे यार मेरी ग्रैंड मदर जग जा रही हैं, मेरा भाई जग जा रहा है, मुझे भी जग जाना चाहिए। तो इस तरह से आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक विजुअल इफेक्ट डालती हैं, और उससे एक स्टूडेंट या कोई भी इंसान, बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट इन दिस ग्रेट लैब ऑफ द ग्रेट स्कूल ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि इस पूरी दुनिया में हम सारे लोग सीखते तो रहते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक सांसें हैं तब तक सीखते रहते हैं। तो वो बात अलग है कि स्कूल कॉलेज में कभी स्टूडेंट होना, कभी टीचर होना, कभी कुछ, बट सीखने का काम तो इस ज़िंदगी के जो बड़े से स्कूल में हम लोग हैं ना, वो हमेशा चलता रहता है। तो ग्रैंड पेरेंट्स अपनी जो भजन कीर्तन होते हैं उसके ज़रिए चाहते हैं कि उनके जो यंग वंस हैं वो भी उसको लर्न करें, और ऐसी कुछ कोशिश ग्रैंड मदर यहाँ पर करती हैं और सक्सेसफुल भी रहती। बट शहर में जाने के बाद उनकी दोस्ती थोड़ी सी तन्हाई में, अकेलेपन में तब्दील हो जाती। जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर अंग्रेज़ों का तौर तरीका, इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश कल्चर, बट वो कभी भी एक हिंड्रेंस नहीं बनती हैं, कभी भी वो अड़चने नहीं क्रिएट करती हैं, बिकॉज शी नोज़ कि वक्त किसी के लिए ठहरने वाला नहीं, और वक्त अगर आगे बढ़ रहा है तो वक्त को कोई रोक कर पीछे ले भी नहीं जा सकता। तो जो आज की डिमांड है वो तो स्टूडेंट्स को करना ही है, और चाहे उनका अपना ग्रैंडसन हो या कोई और हो। तो इसलिए वो खुद को समझा लेती हैं और ख़ुद को अकेला करती हैं, अपने ग्रैंडसन को आगे बढ़ने देती हैं। कई 1-2 जगहों पर उनको थोड़ी परेशानी भी होती है। एट लास्ट स्कॉलरशिप मिलने की वजह से जब ऑथर लंदन चले जाते हैं ग्रेट लर्निंग के लिए अपने, तो 5 साल का गैप होता है। शायद ऑथर को अंदाज़ा नहीं था कि वो वापस आएंगे तो अपनी ग्रैंड मदर को देख पाएंगे कि नहीं। ही वॉज वेरी इमोशनल, बट शी वॉज वेरी फर्म इन हर बिलीव, और 5 साल बाद वापस आते हैं। शी sang song and the next evening she breathes her last। इस दौरान उनको टाइम पास करने के लिए स्पैरोज मिल जाती थी, गौरैया, और उनको वो रोटी के टुकड़े दे कर के उनके साथ बैठती थी, और इतनी मज़े के साथ वो चिड़िया उनके साथ रहती थी कि कभी कभी तो कोई चिड़िया उनके कंधे पर बैठ गई, तो कोई उनके सर पे बैठ गई, कोई उनके पाँव पर बैठी हुई है, वो रोटी के टुकड़े इधर उधर फेंकती रहती थी, और वो बैठ करके उनको चुनती रहती थी अपने चहचहाहट के साथ। सो दे बिकेम द कंपेनियन। क्योंकि वो जब गांव में थी तो गांव में स्कूल्स जाते समय वो गली के जो कुत्ते होते थे उनको ब्रेड देना, उनको रोटियां देना, ये उनका काम था। तो वहाँ पर उनसे दोस्ती थी, और यहाँ आ गई तो शहर में उनको चिड़ियों से दोस्ती हो गई, क्योंकि किसी न किसी से बेटे के पास टाइम नहीं है, और ग्रैंडसन फॉरेन चला गया एंड शी ब्रेथ्स हर लास्ट। तो उनकी एक पूरी लाइफ को खुशवंत सिंह ने इस अपने खूबसूरत से स्टोरी में नरेट किया हुआ है। और खुशवंत सिंह ने जो ये स्टोरी राइट किया है, इवन बिफोर खुशवंत सिंह वी कुड फाइंड दैट देयर वाज अ पोएम कंपोज्ड बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट एक इंग्लिश पोएट हैं, उन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में एक पोएम लिखा हुआ था, और ये उनकी पोएम थी, नरेटिव पोएम थी। नरेट किया गया है, स्टोरी बताई गई है, जिसमें एक लेडी की लाइफ को 3 पार्ट में, सेक्शन में डिवाइड किया है, वेयर शी फॉल्स इन लव विद यंग फेलो, और उसकी लाइफ को प्रेजेंट किया गया। दूसरा एक बड़ी नॉवेल है
and that's from Henry James. And that's the Portrait of Lady. ये एक नॉवेल है, ये नॉवेल है। तो किसी ने इसे एक टाइटल दिया, जैसे खुशवंत सिंह ने इसको टाइटल दिया और शॉर्ट स्टोरी राइट किया। टी.एस. एलियट ने सेम टाइटल के साथ एक पोएम को राइट किया और हेनरी जेम्स ने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में एक नॉवेल के ज़रिए कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर के बीच में रहा है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया है। तो ये सेम टाइटल के साथ समटाइम्स यू मे गेट कन्फ्यूज्ड। खुशवंत सिंह की बात किया जाए तो इनका एक नॉवेल बहुत ही फेमस रहा एंड दैट्स ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान। This is very famous novel of his of 1956. Hopefully ये उनका जो नॉवेल है उनके लिखे हुए ऑलमोस्ट सारे वर्क से ज़्यादा ही फेमस नॉवेल रहा है और एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी खुशवंत सिंह को दिलाने में सक्षम रहा, सफल रहा। और बाद में कई और भी नॉवेल उन्होंने लिखा, बट एक नॉवेल दिल्ली अ नॉवेल के नाम से भी उन्होंने लिखा, दिल्ली अ नॉवेल। ये उन्होंने लिखा 1990 में। 1990 में दिल्ली अ नॉवेल जो उन्होंने लिखा, तो वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी समथिंग रिलेटेड टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ट्रेन टू पाकिस्तान रहे या फिर वो दिल्ली नॉवेल रहा, इनका रिलेशन जो रहा है वो हिस्टोरिकल रहा है। कुछ हिस्ट्री के ऐसे पार्ट्स रहे हैं जिनको खुशवंत सिंह ने अपने नॉवेल या अपने वर्क्स के ज़रिए प्रेजेंट करने की कोशिश की है। खुशवंत सिंह कुड रिसीव सम ग्रेट एंड ऑनरेबल ऑनर्स फॉर हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। उन्होंने जो लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन किया था उसके लिए उन्हें कुछ बड़े इनाम भी मिले हुए थे। और एक ज़िक्र और भी हम लोग करेंगे और वो होगा अमृतसर के लिए 1984 का ज़िक्र। हम लोग सारे जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में एक ग्रेट कर्फ्यू का सिचुएशन हुआ, इमरजेंसी हुआ, एंड आई थिंक इंदिरा गांधी जी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस इंसिडेंट को लेकर के कई बड़े जो रचनाकार थे, जो साहित्यकार थे, जो लिटरेरी पर्सन्स थे, उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की जिस तरह से वहाँ पर एक्टिविटीज़ की गई एक होली प्लेस गोल्डन टेम्पल में। और उनमें से एक खुशवंत सिंह भी थे। तो एक्चुअली हुआ यूँ कि खुशवंत सिंह को मिला हुआ था पद्म भूषण, एक इंडियन अवार्ड है पद्म भूषण। इन 1974 में इनको पद्म भूषण मिला हुआ था। और इस इमरजेंसी की वजह से उन्होंने आफ्टर 10 इयर्स इन 1984 पद्म भूषण को रिटर्न कर दिया। ये प्रोटेस्ट करते हुए, ये नाराज़गी जाहिर करते हुए दैट द स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट वर नॉट क्वाइट human, they seem to be inhuman, they seem to be immoral, they seem to be against religious beliefs and somewhere politically अगर देखा जाए तो it was a good step, but अगर हम religious point of view से देखें तो definitely this emergency of 1984 doesn't seem to be very quite suitable thing that had been done over there. So इसके लिए उन्होंने पद्म भूषण को रिटर्न कर दिया। He kept writing and in next years, especially 2007,
he received Padma Vibhushan. Padma Vibhushan. In 2007. 2007 में उनको पद्म भूषण मिला और इस बार उन्होंने कुछ भी ऐसा करने का नहीं सोचा, स्पेशली लाइक रिटर्निंग इट, क्योंकि अभी ही वॉज जब हम लोग यंग वन होते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें एक्साइट करती हैं और मेरा मानना है कि जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, कोई आंदोलन होता है, तो ये यंग वन का काम होता है, नौजवानों का काम होता है विद्रोह करना और किसी भी रूल के ख़िलाफ़ जाना और अपनी आवाज़ को उठाना। ओल्ड वंस स्पेशली उसको एंजॉय करते हैं, अपने आइडियाज़ से, अपने थॉट्स से उसके साथ शेयर करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं। तो आई थिंक व्हेन इट्स 2007, जस्ट कंपेयर द टाइम 1974 एंड 2007, क्वाइट डिफरेंट वन टाइम। और इसमें जब पद्म विभूषण मिलता है, ही एक्सेप्टेड इट एंड 2010 साहित्य अकादमी फेलोशिप ही रिसीव्ड। साहित्य अकादमी फेलोशिप 2010 ही रिसीव्ड। और इंडिया का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है। मीन्स अगर इंग्लिश में किसी ने राइटिंग किया था और उसके लिए अवार्ड मिलता है तो बिल्कुल उसी तरह से माना जाता है जैसे आप नोबेल प्राइज़ को मान सकते हैं, नोबेल प्राइज़ किसी को मिल जाए, या अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो ऑस्कर किसी को मिल जाए, तो बड़ा एक लिटरेरी ऑनर है इंडियन लिटरेरी राइटर्स के लिए। और 1960 में ये सबसे पहले आर.के. नारायण, एक बड़े इंडियन नॉवेलिस्ट और स्टोरी राइटर थे, उनको मिलता है। उनकी एक नॉवेल थी द गाइड, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, शायद पढ़ा नहीं होगा तो सुना ज़रूर होगा द गाइड के बारे में, तो उसके लिए उनको मिला था। एंड देन इट कंटिन्यूड लाइक राजा राव को मिला द रोप एंड द सरपेंट के लिए, और इस तरह से कंटिन्यू रहा, चाहे वी.एस. नायपॉल रहे हों या फिर सलमान रुश्दी रहे हों, सारे लोगों को, और खुशवंत सिंह रहे हों, इन सबको भी इस तरह के सम्मान से नवाजा गया था। एंड ही कुड रिसीव दिस अवार्ड एज आई टोल्ड यू दैट ही गॉट दिस साहित्य अकादमी फेलोशिप इन 2010. So we will be continue with this portrait of lady and will like to read it line by line, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्सप्लेनेशन हमें द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स को भी तैयार करना है। तो होपफुली यू वुड हैव बॉट द बुक, और कल से हम लोग इसको शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन स्टडी, वेयर आई वुड गो विद हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, बट एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी वोकेब आपको दिया गया है, जो भी वर्ड आपको दिया जाता है, वो ज़रूर आप याद कर लो, 10-10 करके, 5-5 ही करके, या डे बाय डे जब मैं पढ़ाऊँगा तभी आप लर्न कर सकते हैं। आपके पास बुक है, आप बगल में नोटबुक रखो, उसमें नोट करते जाओ, लर्न करते जाओ, जिससे आप कंफर्टेबल अपने आप को फील करो और थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हो सकता है शुरू में आपको थोड़ी समझने में मुश्किलात हों, बट ट्रस्ट मी, आप धीरे धीरे करके इसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। यू विल जस्ट एन्जॉय द स्पिरिट ऑफ लर्निंग द थिंग्स इन इंग्लिश. Okay, so that's all from me. Thanks a lot for watching. Keep watching, keep learning, and keep working hard. Thank you very much.